आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सर आर्थर कानन डॉयल द्वारा लिखी एक और बेहतरीन कहानी द बॉस्कम वैली मिस्ट्री की। तो शुरू करते हैं कहानी मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब वॉटसन अपनी पत्नी के साथ सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। तभी उनको शर्लक होम्स के द्वारा भेजी हुई एक चिट्ठी मिलती है जिसमें शर्लक होम्स उन्हें अपने साथ हार्टफुटशायर शहर के पास बॉस्कम वैली नामक एक जगह पे चलने के लिए कहते हैं। वहाँ पर एक कत्ल हुआ है। उसी के सिलसिले में शर्लक होम्स और वॉटसन वहाँ जाना चाहते हैं। वॉटसन शर्लक होम्स से कहे अनुसार समय पर स्टेशन पहुँच जाते हैं और दोनों ट्रेन का अपना सफ़र शुरू करते हैं। रास्ते में शर्लक होम्स वॉटसन को बताते हैं कि कहानी की शुरुआत हुई थी जब दो दोस्त ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सालों तक रहे, वहाँ बहुत पैसा कमाया। ये दो दोस्त थे जॉन टर्नर और मैककार्थी। वहाँ पे इन्होंने खूब पैसा कमाया और कई वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद ये अपने मुल्क लौट आए। अपने मुल्क लौटने पर जहाँ जॉन टर्नर की किस्मत उसका साथ देती है, वो लौटने पर भी खूब पैसा कमाता है, बड़े बड़े बंगले घर खरीदता है, फार्म हाउसेस खरीदता है और कई नौकर चाकर रखता है। वहीं मैककार्थी की किस्मत उसका साथ नहीं देती, वो गरीबी में घिरता चला जाता है। लेकिन जॉन टर्नर अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। वो मैककार्थी को अपना फार्म हाउस गिफ्ट कर देता है और उसे एक दो नौकर भी रखने की तनख्वाह देता है। पूरा गांव इन दोनों दोस्तों की मिसालें देता है कि कैसे गरीबी में फंसे अपने दोस्त का एक अमीर दोस्त ने साथ नहीं छोड़ा और दोनों ने अपनी दोस्ती बखूबी निभाई। जहाँ एक तरफ जॉन टर्नर की एक बेटी होती है, दूसरी तरफ मैककार्थी का एक बेटा जेम्स। लेकिन दोनों ही बच्चे माँ के प्रेम से बचपन से ही वंचित थे। शर्लक होम्स वॉटसन से कहते हैं कि वो इन दोस्ती के किस्से सुनाने के लिए उसे यहाँ नहीं लाया, अब वो असली मुद्दे की बात पे आ रहा है। 3 जून सोमवार का दिन दोपहर के लगभग 3 बजे मैककार्थी चहलकदमी करते हुए अपने पास घर के पास स्थित एक पुल पर जाता है। वहीं पर उसका गार्डनर विलियम काम कर रहा है, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी खड़ा है। वो दोनों मैककार्थी को जाते हुए देखते हैं। थोड़ी देर के बाद आश्चर्यजनक रूप से मैककार्थी का बेटा जेम्स भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। आश्चर्यजनक रूप से इसीलिए क्योंकि उसके हाथ में एक बंदूक थी। थोड़ी देर के बाद ही मैककार्थी का कत्ल हो जाता है। तब उसका गार्डनर विलियम और वो बूढ़ा आदमी चश्मदीद गवाह बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने जेम्स को मैककार्थी के पीछे जाते देखा था। उन्हें पूरा यकीन है कि जेम्स ने ही अपने पिता का खून कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, एक चश्मदीद गवाह और भी है, उस गार्डनर की बेटी। उस गार्डनर की लगभग 14 साल की एक बेटी है जो वहीं पर गार्डन में खेल रही थी। उसने भी जेम्स को हाथ में बंदूक लिए मैककार्थी के पीछे जाते हुए देखा। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तब इसने देखा कि जेम्स की और मैककार्थी की किसी बात पे बहुत तेज़ी से बहस हो गई और जेम्स ने बंदूक वाला हाथ ऊपर कर लिया। वो घबरा गई। उसने समझ लिया कि जेम्स अब गोली चलाने वाला है। वह भागते हुए अपने पिता के पास आई और उसने बताया कि उसे बहुत डर लग रहा है, जेम्स कहीं मैककार्थी पे गोली ना चला दे। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से दौड़ता हुआ जेम्स भी आ गया। जेम्स बहुत घबराया हुआ था और वह उनसे मदद की गुहार लगाने लगा। उसने बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी है, उसे उनकी मदद की ज़रूरत है। तब सारे घबरा जाते हैं और जेम्स के पीछे पीछे घटनास्थल तक जाते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मैककार्थी की मृत्यु हो चुकी थी। वॉटसन शर्लक होम्स से कहते हैं कि इस सब बातों से तो यही लगता है कि जेम्स ने ही अपने पिता का खून कर दिया है। तब शर्लक होम्स कहते हैं कि नहीं वॉटसन, कई बार जो हमें दिखता है वो होता नहीं, कुछ बातें छुपी रह जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन में चूक हो जाती है। और वो वॉटसन के सामने उस दिन का अखबार रखते हैं जिसमें मैककार्थी की मृत्यु की खबर छपी होती है। जेम्स ने जो बयान पुलिस को दिया था वो बयान पेपर में भी छपा था। जेम्स बताता है कि वो जिस दिन पिता की मृत्यु हुई उसके 3 दिन पहले ही बाहर गया था और उसी दिन वापस लौटा था। वो अप्रत्याशित रूप से घर आया था। उसके पिता को उसके आने की कोई खबर नहीं थी।
वो घोड़ा गाड़ी से जब घर पे उतरा तब उसने देखा कि उसके पिता तेजी से कहीं चले जा रहे हैं। वह अपने पिता के पीछे जाने लगा देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। तब उसके पिता ने कुई शब्द का उच्चारण किया। कुई शब्द ऑस्ट्रेलियन शब्द है। इसका तब प्रयोग किया जाता है जब हम किसी दोस्त को या सगे संबंधी को पुकारते हैं। जेम्स सोच में पड़ गया कि पिता ने तो मुझे देखा भी नहीं, तो फिर उन्हें किसको देख के कुई शब्द का उच्चारण किया है, वो किसको बुला रहे हैं। और जेम्स ने अपनी बंदूक निकाल ली। वो पिता के पीछे पीछे जाता रहा। तभी उसके पिता ने उसे देख लिया और उसे देखते ही बहुत गुस्से में आ गए और किसी बात पर उनकी कहा सुनी हो गई। जेम्स भी बहुत गुस्से में आ गया था। उसने अपनी बंदूक वाला हाथ ऊपर कर लिया। तभी गार्डनर की बेटी ने उसे देखा और वहां से भाग गई। जेम्स भी वहां से चला गया, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे अपने पिता की दर्द भरी चीख की आवाज़ आई, जैसे किसी ने उनका गला रेत दिया हो। वो भाग के वापस आया। तब उसने देखा कि उसके पिता जमीन पे गिरे हैं और उनके सर से बहुत तेज खून बह रहा है। वह घबरा गया। वह भागकर अपने गार्डनर के घर पे गया, जहां उसकी बेटी भी थी, और उनकी मदद मांगने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर आया। लेकिन जब वो उसके साथ वहां पहुंचे तब तक उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। जेम्स ने एक बात और बताई कि जब वो वहां पर आया था गार्डनर को लेके, तब उसने वहीं पर थोड़ी दूरी पर एक ग्रे कलर का कोट पड़ा देखा था। लेकिन जब उसके पिता ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया तब वो ग्रे कोट नहीं था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि उसके पिता ने मरते समय आ रैट नाम से उससे कुछ कहना चाहा। पुलिस ये बात समझ नहीं पाई कि एक मरता हुआ आदमी अ रैट क्यों बोलेगा। वो इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाए और जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्लक होम्स वॉटसन को बताते हैं कि आखिर ये दो गुत्थियां क्यों नहीं सुलझी। उस दिन मैकार्थी किसको देखकर कोई शब्द का उच्चारण कर रहे थे, वे किसे पुकार रहे थे, जबकि उन्होंने अपने बेटे को देखा ही नहीं था। और दूसरी बात ये कि वो ग्रे कोट कहाँ चला गया। इस पर वॉटसन कहते हैं कि हो सकता है ग्रे कोट वाली बात जेम्स ने पुलिस को ध्यान भटकाने के लिए की हो। अगर ऐसा था भी तो फिर वो शब्द आ रैट उसके पिता ने क्यों इस्तेमाल किया, उसके पीछे का क्या राज था। और एक महत्वपूर्ण कड़ी थी जो पुलिस से मिस हो रही थी कि आखिर उस दिन मैकार्थी और उसके बेटे जेम्स की बहस किस मुद्दे पे हुई थी। जेम्स ने ये बात पुलिस को बताने से इनकार कर दिया था। थोड़ी ही देर में शर्लक होम्स और वॉटसन बस्कम वैली पहुंच जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात होती है इंस्पेक्टर लेस्ट्रेंज से। इंस्पेक्टर शर्लॉक से कहते हैं कि ये एक ओपन एंड शट केस है। इसमें इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि जेम्स हत्यारा नहीं है। जेम्स ने ही अपने पिता का खून किया है। तभी शर्लॉक होम्स देखते हैं कि वहीं छुप कर एक कोने में एक आकर्षक व्यक्तित्व वाली लड़की उनकी बातें सुन रही है। वो उस लड़की के पास जाते हैं। वो लड़की शर्लॉक से कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि जेम्स कातिल नहीं है। उसे इस बात की बहुत खुशी है कि शर्लक होम्स इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अब वो जेम्स को ज़रूर रिहा करवा देंगे। शर्लक होम्स उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तब वह बताती है कि वो मिस टर्नर है, जॉन टर्नर की बेटी। वो बोलती है कि उसे ये भी पता है कि उस दिन मैकार्थी और उसके बेटे जेम्स की बीच में किस बारे में बहस हुई थी कि जेम्स ने अपनी बंदूक निकाल ली थी। शर्लॉक होम्स इस बात से बहुत उत्साहित हो जाते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी। वो बोलती है कि उसकी वजह वो खुद थी। वो बताती है कि जेम्स के पिता चाहते थे कि जेम्स की और उसकी शादी हो जाए, लेकिन जेम्स ऐसा नहीं चाहता था। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। ऐसी बात नहीं कि जेम्स उसे पसंद नहीं था, पर जेम्स उससे उम्र में भी छोटा था और उसके पिता जॉन टर्नर भी ये बात नहीं चाहते थे कि उसकी और जेम्स की शादी हो जाए। इसी बात पर जेम्स और उसके पिता की कहासुनी हो गई थी, लेकिन उसे अभी भी इस बात पे पूरा यकीन है कि उसने अपने पिता का खून नहीं किया। वो ऐसा कर ही नहीं सकता। शर्लॉक होम्स उससे पूछते हैं कि उसके पिता जॉन टर्नर इस वक्त कहाँ हैं।
वो बताती है कि अब वो बहुत बीमार रहते हैं, उन्हें पैर में बहुत दिक्कत हो गई है, इसलिए वो अ, अब घर पे ही आराम करते हैं। वो ये भी बताती है कि जेम्स के पिता और उसके पिता तब से दोस्त हैं जब वो दोनों एक साथ ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड माइंस में काम किया करते थे। शर्लॉक होम्स उस लड़की को दिलासा देते हैं कि वो जेम्स को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और लड़की वापस अपने घर चली जाती है। इधर वॉटसन मैकार्थी की डेड बॉडी का मुआयना करने लगते हैं और शर्लॉक होम्स चले जाते हैं उस पुल पर जहाँ पर मैकार्थी की हत्या की गई थी। वो वहाँ पर उस पुल के नीचे पानी में उतर जाते हैं और बारीकी से हर चीज़ का मुआयना करने लगते हैं। उस पुल के पास जो गीली मिट्टी थी जहाँ पे मैकार्थी और जेम्स थे, वहीं पास में उन्हें एक और आदमी के जूतों के निशान मिलते हैं। वो आदमी के जूते के निशान ऐसे थे जैसे वो कोई हैंडीकैप्ड आदमी हो या फिर लंगड़ा हो या फिर उसके पैर में कुछ खराबी हो, क्योंकि उसके एक पैर के निशान तो बहुत गहरे थे लेकिन दूसरे पैर के निशान बहुत हल्के और आधे पंजे के बल के ही दिखाई दे रहे थे। शर्लक होम्स अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से सब कुछ बता देते हैं कि कत्ल करने वाला आदमी लेफ्ट हैंडेड है, वो लंबा है, उसके एक पैर में कुछ प्रॉब्लम है और यहाँ पर जेम्स और मैकार्थी के अलावा कोई ना कोई ज़रूर मौजूद था। और जो मारने का साधन है, जो डेडली वेपन है, वो है एक बड़ा सा पत्थर जो वहीं पेड़ के पास रखा हुआ था। पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन देख के आश्चर्यचकित रह जाती है। अब राज रह जाता है कि आखिर उस दिन मैकार्थी ने कोई कह के किसको संबोधित किया था और आखिर वो शब्द अ रैट का क्या रहस्य है। इस पे शर्लॉक होम्स बताते हैं कि अ रैट ये आधा ही शब्द था जो जेम्स उस दिन सुन पाया। दरअसल मैकार्थी कुछ और ही कहना चाह रहे थे। वो कहना चाह रहे थे बलैट। बलैट वो जगह थी ऑस्ट्रेलिया की जहाँ पर मैकार्थी और जॉन टर्नर सोने की खुदाई का काम करते थे। वो ही उससे बताना चाह रहे थे कि जिसने भी उनकी हत्या की है वो बेलार्ड से ही संबंध रखता है। शर्लक होम्स आगे बताते हैं कि उस दिन यहाँ पर कोई पहले से ही मैकार्थी का इंतज़ार कर रहा था, जिसकी बात जेम्स को नहीं पता थी और मैकार्थी ने उसे ही क्वी कह के संबोधित किया था। वो यहाँ पर छुपा हुआ था। जेम्स जब पीछे से आया और वापस चला गया, तब शायद वो छुपा हुआ व्यक्ति ही निकला और उसने मैकार्थी का खून कर दिया और वो ग्रे कोट जो जेम्स ने देखा था शायद वो उसी का हो। जब जेम्स अपने पिता की मौत पे बहुत दुखी था और उनका सर अपनी गोद में रखा था, तब मौका पाके कातिल ने अपना ग्रे कोट वापस चुरा लिया हो। इन सब अटकलों के बीच केस की तहकीकात शर्लॉक होम्स करते रहते हैं और एक शाम जब शर्लॉक होम्स अपने होटल के कमरे में वॉटसन के संग बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक एक वेटर एक बूढ़े से आदमी को लेके उनसे मिलने आता है और कहता है मिस्टर टर्नर। शर्लॉक होम्स पलट के देखते हैं, वह आदमी बूढ़ा लेकिन अमीर लग रहा था। वह था मैकार्थी का दोस्त जॉन टर्नर। जॉन टर्नर कहता है कि मैं मैकार्थी के सिलसिले में आपसे बात करने आया हूँ। उसे बहुत दुख है इस बात का कि जेम्स जेल में बंद है, जबकि उसे भी यकीन है कि जेम्स ने खून नहीं किया। वो अपनी बेटी के कारण चुप था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी को दुख हो, लेकिन आज उसकी बेटी बहुत दुखी थी कि जेम्स जेल में सज़ा काट रहा है, इसलिए वो अपना जुर्म कबूल करने आया है। दरअसल खून उसने खुद ने किया था। वह लंगड़ाता हुआ आता है और कुर्सी पे बैठ जाता है। वॉटसन उसके पैरों को बहुत ध्यान से देखता है और उसे याद आता है किस तरह शर्लॉक होम्स ने बताया था कि वहाँ तीसरा आदमी जो मौजूद था उसके पैर में कुछ ना कुछ दिक्कत थी। जॉन टर्नर शर्लॉक होम्स को बताता है कि मैकार्थी को वो तब से जानता है जब से वो ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं कि वो दोनों वहाँ पर एक साथ काम करते थे और दोनों घनिष्ठ मित्र थे। ये बात तो मैकार्थी ने झूठ ही फैलाई हुई थी गांव में। जॉन टर्नर बहुत बड़ा वहाँ का एक क्रिमिनल एक्टिविटी वाला आदमी था और ये चोरी चकारी करने में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने में लगा रहता था। इसका एक गैंग हुआ करता था, उस गैंग का नाम था बेलार्ड।
वही बेलार्ड जिसको मरते समय मैकार्थी ने जेम्स को बताना चाहा। जॉन टर्नर ने एक बार सोने से भरी हुई एक वैन लूटी थी। ये 4 दोस्त थे जिन्होंने मिलके वैन लूटी थी, लेकिन वैन लूटने में इसके 3 दोस्त मारे गए थे। उस वैन का ड्राइवर था मैकार्थी। उस दिन मैकार्थी पे तरस खा के जॉन टर्नर ने उसे गन पॉइंट पे छोड़ दिया था। तब तो मैकार्थी डर के वहाँ से भाग गया था और इतना सारा सोना लूट के जॉन टर्नर बहुत अमीर हो गया और वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अमेरिका आ गया और आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बॉस्कम वैली में जीने लगा। उसकी एक बेटी भी थी जिसके साथ वो बहुत खुश था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी मुलाकात वहाँ मैकार्थी से हो गई। मैकार्थी वही वैगन का ड्राइवर। मैकार्थी बहुत गरीबी में दिन काट रहा था। तब उसने जॉन टर्नर को ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगा तो वो पुलिस को यह बात बता देगा कि उस दिन चोरी में जॉन टर्नर ही इन्वॉल्व था। जॉन टर्नर ऐसे मैकार्थी से डरता नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरह उसकी बेटी को उसके काले करतूतों की कुछ भनक लगे। इसीलिए जब भी मैकार्थी उससे जितने भी पैसे मांगता, जॉन टर्नर उसे देता जाता और दोनों को दोस्ती का झूठा दिखावा करना पड़ता, जबकि दोनों एक दूसरे के दोस्त कभी थे ही नहीं। जॉन टर्नर ने फिर अपना घर तक मैकार्थी को दिया, वही फार्म हाउस दोस्ती के नाम पर, जबकि मैकार्थी ने उसे ब्लैकमेल करके वो फार्म हाउस से उससे हथियाया था, जिसमें वो अपने अंत समय तक रहता था। जॉन टर्नर उसे पैसे दे दे के थक चुका था, लेकिन तभी मैकार्थी ने अपना मास्टर प्लान चला। उसने कहा कि उसके बेटे जेम्स की शादी जॉन अपनी बेटी से कर दे, तब वह उसे कभी भी पैसे नहीं मांगेगा। जॉन जानता था कि अगर ऐसा हुआ तो हमेशा के लिए वो अपनी बेटी को दुख और परेशानी के दलदल में डाल देगा, क्योंकि जॉन टर्नर बहुत अमीर ज़िंदगी जीता था, जबकि मैकार्थी बहुत ही गरीब था और उसका बेटा जेम्स भी कोई खास पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन जेम्स ने जब शादी के लिए मना कर दिया, तब मैकार्थी उससे बहुत गुस्सा हो गया। जेम्स ने शादी के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर एक शादी कर चुका था, हालांकि वो लड़की उसे तलाक दे रही थी। अब मिस्टर टर्नर शर्लॉक होम्स को बताते हैं कि आखिर 3 जून की उस दोपहर को क्या हुआ था जिस दोपहर को मैकार्थी का खून हुआ था। उस दिन मैकार्थी ने टर्नर को मिलने के लिए उसी पुल पे बुलाया था। वह चाहता था कि जेम्स की और टर्नर की बेटी की शादी हो जाए, जबकि टर्नर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। टर्नर उस दिन बहुत परेशान था और वह तय समय से पहले ही पुल पे पहुंच चुका था। शायद मैकार्थी ने उसे पुल पर देख लिया था, इसीलिए उसे कोई कह के संबोधित किया था। जब टर्नर ने देखा कि जेम्स पीछे आ रहा है मैकार्थी के, तो वह पुल के पास पेड़ की ओट में हो गया। उसने सोचा कि वो थोड़ा सुस्ता ले, थोड़ा सोच ले कि उसे क्या बात करनी है, कहीं गुस्से में मैकार्थी से बात खराब ना हो जाए। तभी उसने देखा कि जेम्स की और मैकार्थी की बहुत गर्मा गर्म बहस चल रही है और जेम्स ने बंदूक तक निकाल ली है। उसके बाद जेम्स जब वहाँ से चला गया तो जेम्स को देख के टर्नर को भी बहुत गुस्सा आ गया। उसने समझा कि मैकार्थी सच में है ही ऐसा आदमी जो उसे मार ही डालना चाहिए, तभी उसके सारे दुखों का अंत हो सकता है। उसने पेड़ के पास वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाया और जाके मैकार्थी के सर पे जोरों से वार कर दिया। एक ही वार से मैकार्थी जमीन पे गिर गया। जॉन टर्नर वहां से भागा, लेकिन भागते समय उसका वह ग्रे कोट वहीं गिर गया। जब जेम्स वहां आया तब उसने शायद वो कोट देख लिया, लेकिन वह वापस फिर से उस गार्डनर को बुलाने के लिए भागा। इसी बीच जॉन टर्नर को मौका मिल गया और वह अपना कोट उठा के वहां से चला गया। जॉन को जब यह बात मालूम पड़ी थी कि जेम्स अपने पिता के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में है, तो उसे यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे लगा कि इसी तरह उसकी बेटी भी बच जाएगी। लेकिन जब उसने आज देखा कि उसकी बेटी जेम्स से प्रेम करती है, जेम्स भी शायद उससे प्यार करता था, लेकिन क्योंकि जेम्स ने पहले एक शादी कर ली थी, इसीलिए वो खुले मन से उसकी बेटी को स्वीकार नहीं रहा था। जेम्स पैसे का लालची नहीं था, ये बात अब वो जान चुका था, इसलिए वो अपना जुर्म शर्लक होम्स के सामने कबूल कर लेता है। वह शर्लक होम्स से सिर्फ एक विनती करता है
कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है, उसे कई बीमारियों ने घेर लिया है, वह कुछ ही दिनों में मर जाएगा, वो ये बात जानता है। इसीलिए वो चाहता है कि उसके अंतिम दिन जेल में ना बीतें, उसे हाउस अरेस्ट करा दिया जाए, वो अपने घर में ही मरना चाहता है। शर्लक होम्स उससे कहते हैं कि वो सिर्फ अपना बयान उसे कागज़ पे लिख के दे दे। वो यही कोशिश करेंगे कि वो जेम्स को अपनी दलीलों पे ही छुड़वा लें। और यही शर्लक होम्स ने किया। शर्लक होम्स ने अपनी दलीलों पे ही जेम्स को बेगुनाह साबित कर दिया और जॉन टर्नर का नाम कहीं भी नहीं आया। शर्लक होम्स ने सोचा कि ये तो पुलिस का काम था, उसे इन्वेस्टिगेशन करके जॉन टर्नर को ढूंढ निकालना था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने के कुछ ही दिनों के बाद जॉन टर्नर की मृत्यु हो जाती है। इधर जेम्स अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे चुका था और वो जॉन टर्नर की बेटी से शादी कर लेता है और दोनों सुख चैन से रहने लगते हैं। ये थी कहानी बस्कम वैली मिस्ट्री की। कहानी थोड़ी लंबी थी, लेकिन कहानी इंटरेस्टिंग थी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देना ना भूलें और इस चैनल पे बने रहें और सुनते रहें इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।